Hello, everyone, and welcome to this session in which we are going to cover the topic delimitation and women's reservation. ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस साल पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू हो जाती है आने वाले मॉनसून सेशन में, तो इसका मतलब होगा कि इंडिया में पार्लियामेंट की और सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी और उसमें 1/3 विमेंस को रिजर्वेशन भी मिल जाएगी। यस, यू हर्ड इट राइट। तो देखते हैं कि ये टॉपिक है क्या। देखिए, डीलिमिटेशन का मतलब होता है जब जो पार्लियामेंट की और असेंबली की कंस्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें रीएडजस्ट किया जाता है, उसे हम डीलिमिटेशन कहते हैं। इसे करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक बॉडी है जिसे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर एवरी सेंसस। लेकिन आज तक डीलिमिटेशन कमीशन सिर्फ 4 बार बिठाई गई है, 1952, 1962, 1972 एंड 2002। तो क्या कारण है कि डीलिमिटेशन जो है वो हर 10 साल बाद नहीं हो रही? बीच में इसमें ब्रेक क्यों पड़ गया? सी, डीलिमिटेशन में इसका पर्पस ये होता है कि हर एक एमपी जो लोकसभा का है और हर एक एमएलए जो स्टेट का है वो इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास थी और हमारी लोकसभा में 525 के करीब लोकसभा मेंबर्स थे। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन। इसमें हम इंटरनल बाउंड्रीज भी रीएडजस्ट करते हैं और ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स को भी बढ़ाते हैं। दैट इज द इंटेंशन। लेकिन पहले 2-3 डिलिमिटेशंस होने के बाद अगर हम शुरू के 20-30 सालों का पॉपुलेशन डेटा देखें तो जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई और साउथ की जो स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा। इन्होंने पॉपुलेशन उतनी बढ़ने नहीं दी बिकॉज एट दैट टाइम पॉपुलेशन कंट्रोल वाज अ मेजर गवर्नमेंट एजेंडा, है ना। हम दो हमारे दो, इस तरह की बातें जो है वो सरकार करती थी। तो अब वो हर जगह उसका रिजल्ट एक जैसा देखने को नहीं मिला। साउथ की स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, लेकिन नॉर्थ में हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और यूपी बिहार जैसी स्टेट्स में बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी। अब उसका असर ये हुआ कि डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है उनको अब एमपीज भी ज्यादा मिलेंगे। तो इस चीज को साउथ की स्टेट्स ने अपोज करना शुरू कर दिया एंड राइटली सो। उन्होंने कहा कि भी इसमें हमारी क्या गलती है अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है? विल यू पनिश अस फॉर आवर गुड परफॉर्मेंस एंड विल यू रिवॉर्ड द स्टेट्स विच हैव परफॉर्म्ड पुअरली इन पॉपुलेशन कंट्रोल? तो इस वजह से 1971 में 72 में ये डिस्प्यूट होना शुरू हुआ कि इसके अकॉर्डिंग जो है अब वो सीट्स रिजर्व ना की जाएं, डीलिमिटेशन के लिए कोई नया क्राइटेरिया सोचा जाए। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट की मदद से इस पे फ्रीज लगा दिया गया। 1976 42nd अमेंडमेंट से देयर वाज अ फ्रीज दैट वाज इम्पोज्ड ऑन डीलिमिटेशन। तो 25 साल के लिए ये फ्रीज लगा। 1976 से लेकर 2001 तक 25 सालों तक इंडिया में लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स को नहीं बढ़ाया गया। तब से लेकर आज तक वो सीट्स 543 पे ही फ्रोजन हैं। अब जब 2001 आया तो सरकार के पास मौका था कि वो उसे चेंज कर दें, लेकिन फिर से साउथ की स्टेट्स का बहुत अपोजिशन हुआ और फिर से 84th अमेंडमेंट पास करके उसे और 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन ये कहती है कि आफ्टर एवरी सेंसस द सीट्स इन द लोकसभा शैल बी रीएडजस्टेड एज पर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ ईच स्टेट। यानी कि अगर हम इसको ऑटोमेटिकली इस प्रोविजन को अप्लाई हो जाने दें तो नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स जो है वो लोकसभा में बढ़नी शुरू हो जाएंगी प्रोपोर्शनेटली और साउथ की कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे साउथ को बहुत प्रॉब्लम है एंड नेचुरली होनी ही है। तो पिछले 50 सालों से हमने ये प्रोविजन फ्रीज कर रखी है सिंस 1976। अब 2001 से 2026 तक हमने इसे फ्रीज कर दिया और अब हम हैं 2026 में। तो अब की सरकार के सामने भी ये दो क्वेश्चंस हैं कि क्या हम इसे फिर से 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दें और लोकसभा और असेंबली के नंबर ऑफ मेंबर्स को ना बढ़ाएं, वर्सेस हम किसी ना किसी तरह पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करें
ताकि ये मौका हमारे हाथ से चला ना जाए। क्योंकि अब अगर हमने 25 साल का फ्रीज लगा दिया तो हम कहते हैं जी 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, और जब हम विकसित भारत बन जाएंगे 2047-48 में, तो हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें लगेगा कि इकोनॉमिकली तो हमने अच्छी खासी तरक्की कर ली है, लेकिन पॉलिटिकली पिछले 75 सालों में हमारी कंट्री में इतना भी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पाया कि हम नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा सकें, और उस वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव और जो लोग हैं उनके बीच का गैप इतना बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस करीब 6 से 7 लाख लोगों के लिए एक लोकसभा एमपी हुआ करते थे, तो 500 के करीब लोकसभा मेंबर्स थे और 35 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी। आज वो पॉपुलेशन 145 करोड़ हो चुकी है। दैट मीन्स रफली 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल साइज। तो उस हिसाब से लोकसभा के मेंबर्स 500 से बढ़ के 2000 हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो तो 543 पे ही अटके हुए हैं। तो आइडियली कम से कम 700-800-900 के आसपास तो हमारे लोकसभा मेंबर्स होने ही चाहिए। इसीलिए सरकार इस साल ये डिलिमिटेशन बिल लेकर आई थी, जिसे अप्रैल में डिफीट कर दिया गया। उसके ऊपर पार्लियामेंट में वोट हुई, लेकिन वो डिफीट हुआ। राइट, यू कैन सी दिस नंबर। तो पार्लियामेंट में 528 मेंबर्स थे जो वोट करने वाले थे, उसमें से 298 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट किया और 230 ने इसके अगेंस्ट वोट किया। अब आप सोचेंगे कि ज्यादा वोट तो फेवर में ही है, फिर पास क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 वोट से ही पास हो सकती है। सो देयर वाज अ नीड ऑफ 352 वोट्स, यानी कि 54 वोट्स सरकार को कम पड़े, इसलिए ये बिल फेल हो गया। अप्रैल में डिलिमिटेशन बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसको फेल कर दिया गया बिकॉज सारी की सारी साउथ की स्टेट्स ये चाह रही थी कि कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज का किया जाए। अब वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? नाउ अकॉर्डिंग टू द साउदर्न स्टेट्स, स्पेशली अगर हम डीएमके की बात करें तमिलनाडु में, तो उनका ये कहना है कि अगर आप सभी स्टेट्स की सीट्स को 50% यूनिफॉर्मली बढ़ा देते हैं तो फिर हम इस बिल के फेवर में वोट कर सकते हैं। उससे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वाला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई नहीं होगा, बट एटलीस्ट ऐसा भी नहीं होगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। इट इज नॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन, बट इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। और ये करके हम अपनी पार्लियामेंट की सीट्स को 550 से बढ़ा के रफली 850 पर ले जाएंगे, जिससे कि एटलीस्ट हमारी पार्लियामेंट थोड़ी सी और रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी। और अब इसके साथ हम विमेन्स रिजर्वेशन को कैसे जोड़ते हैं? विमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जो है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो चुका है, लेकिन उसके फोर्स में लाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, एक सेंसस होना जरूरी है, जो कि अभी चल रहा है, एंड नंबर 2, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज भी होनी जरूरी है। पर अब जो सेंसस चल रहा है उसका रिजल्ट आएगा अगले साल 1 अप्रैल को, और उसके तुरंत बाद जो डिलिमिटेशन होगी उसके तब तक अगर हमने इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया हुआ तो ऑटोमेटिकली सीट्स करंट 543 में ही प्रोपोर्शनली एडजस्ट हो जाएंगी। इसलिए सरकार के लिए एक तरह से सिर पे तलवार लटकी हुई है। दे हैव टू टेक अ डिसीजन नाउ वेदर दे वांट टू गिव प्रो राटा इंक्रीज टू 50% टू ईच ऑफ द स्टेट्स, जैसे कि प्रोपोर्शन सेम रहेगा। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट्स हैं लोकसभा में, तो वो 80 से बढ़ के 120 हो जाएंगी। अगर तमिलनाडु की 30 हैं तो 30 से बढ़ के 45 हो जाएंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तमिलनाडु की कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है और उत्तर प्रदेश की कितनी बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अगर तब से 3 गुना बढ़ चुकी है और तमिलनाडु की सिर्फ 2 ही गुना बढ़ी है, पर सीटें दोनों की 1.5 गुना ही बढ़ेंगी। सो दैट वे इन द इंक्रीज्ड पार्लियामेंट साइज यू कैन एंश्योर दैट every state's proportion of seats remains the same। तो अगर उत्तर प्रदेश की अभी 16% सीट्स हैं लोकसभा में, तो बाद में भी 16% ही रहेंगी। अगर तमिलनाडु की 6% है तो बाद में भी 6% ही रहेंगी, कम ज्यादा वो नहीं होंगी। This is a proposal which, if written into the new constitution amendment bill, which the government proposes to table during the current monsoon session of 2026, then the southern states agree that they will vote in favor of this bill। तो अब देखना ये रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में मॉनसून सेशन में क्या ये बिल पास हो पाता है, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो हिस्टोरिकली द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एज वेल एज इन ऑल ऑफ द स्टेट्स विल इंक्रीज, एंड नंबर 2, आउट ऑफ द इंक्रीज्ड सीट्स 1/3 विल बी रिजर्व्ड फॉर women।
तो एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और सोशल स्टेप हो जाएगा विमेन के लिए और पूरे देश के लिए अगर ये बिल पास हो जाता है. सो लेट अस सी इफ दिस कैन बी डन. तो ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिसे डिले जरूर किया गया है, पर सरकार इसे अबैंडन करने के हक में अभी बिल्कुल भी नहीं है. वी डोंट वांट टू बी सीन एज अ कंट्री विच forces or which struggles to create a political consensus. So this is the time that the government gathers all the stakeholders together and reach a consensus. That is all. Thank you so much and take care.